लाल किले से अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव की लकीर खींच दी। अपने 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की जिसे विपक्ष चुनाव में उठा सकता है या सरकार चुनाव में भुना सकती है। बात मणिपुर से शुरू हुई और 2024 के स्वतंत्रता दिवस तक गई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बिना नाम लिए घेरा भी और अपनी सरकार के कामों का बखान भी किया। तो बड़ी खबर में आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि विपक्ष के नेताओं ने पीएम के भाषण पर क्या प्रतिक्रियाएं दी। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जो शुरू किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस की बधाइयों के साथ। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर जब प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के अंत में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष उन्हें घेर रहा था कि 1 घंटे से ज़्यादा देर का भाषण हो गया, लेकिन मणिपुर का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। आज लाल किले से प्रधानमंत्री ने जब भाषण शुरू किया तो पहली बात मणिपुर की ही हुई। उन्होंने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ है। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शांति से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री ने देश में तकनीकी की तरक्की की बात की। उन्होंने देश के युवाओं की तारीफ की और कहा कि आज स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया में भारत विश्व के 3 पहले देशों में शुमार है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को सूत्रधार बताया। लेकिन यहाँ उन्होंने एक अहम पहलू की ओर ध्यान भी दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सफलता में बड़े शहरों की ही नहीं, छोटे छोटे शहरों के युवाओं की भी बड़ी भागीदारी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ उस नज़रिए को रेखांकित कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की बात को सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। वैसे तो इस धारणा की वजह भी है। गूगल, फेसबुक, टीसीएस, विप्रो, ओरेकल जैसी देश विदेश की बड़ी IT कंपनियों के दफ्तर बड़े शहरों में ही हैं। नौकरियों के लिए युवाओं को इन्हीं शहरों में आना जाना पड़ता है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक सीमित नहीं है। भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे Tier 2, Tier 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान, और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोरोना काल को भी याद किया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में दुनिया की सप्लाई चेन बर्बाद हो गई, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी मानवीय संवेदनाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया की सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी
हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के आज के भाषण को सुनेंगे तो आप एक नई बात भी बूझेंगे। जनता से अपना संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी अपना लोहा कई बार मनवा ही चुके हैं और अब उनके भाषण में भाइयों और बहनों की जगह मेरे परिवारजनों ने ले ली है। पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था पर भी बात की। हाल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शुमार हो गई। यहाँ अर्थव्यवस्था जब हम कह रहे हैं तो टोटल जीडीपी की बात हो रही है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि देश में गरीबी और भुखमरी खत्म ही हो गई। देश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सालाना 2 लाख रुपए ही है, यानी 20,000 से कम। और यह आंकड़ा तब है जब देश में अमीरों और गरीबों के बीच भयानक आर्थिक असमानता है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आज हम शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं, लेकिन आने वाले सालों में जल्द ही 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत का नाम होगा। उनका कहना था कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो देश के गरीबों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लाल किले की प्राचीर से 10 सालों का हिसाब देने की बात कह रहे हैं। सुनिए। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। अर्थव्यवस्था पर अपनी बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के योगदान को भी गिनवाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर नया ऐलान किया। सरकार इस साल विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने जा रही है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। यहाँ प्रधानमंत्री की एक और बात का जिक्र जरूरी है। उन्होंने महंगाई की भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना और फिर यूक्रेन रूस युद्ध ने पूरी दुनिया में एक नई मुसीबत पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ लिया है।
कहा कि हम भी बाकी देशों की तरह कई तरह के सामान और सुविधाएं आयात करते हैं और इसी के साथ हम महंगाई भी आयात कर लेते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि महंगाई के मामले में हमारे देश की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हालांकि जब प्रधानमंत्री महंगाई पर काबू पाने की बात कर रहे थे, तब महंगाई दर पर भी हमें नज़र डालनी चाहिए। खुदरा महंगाई 15 महीनों के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन 7.44% रहा और इसकी बड़ी वजह हमारे आपके खाने की थाली से ही जुड़ी है। टमाटर के दाम महीने भर से ज़्यादा से सुर्खियों में हैं। सब्जियों के दाम सुनकर मध्यम वर्गीय परिवार भी दाल रोटी तक खुद को सीमित करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि दाल भी कोई सस्ती नहीं है। सब्जियों का हाल कुछ ऐसा है कि मंडी जाने पर आपका बटुआ खाली हो जाएगा, लेकिन थैला भरता नहीं है और यही इस बार की महंगाई दर में सामने आया। लौटते हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। उन्होंने देश की सुरक्षा और सेना पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बम धमाके कम हुए हैं, आतंकी हमलों में कमी आई है। आगे कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और अब लोगों में सुरक्षा की भावना है। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने। इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ। हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे, वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारे देश को आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद एक एक कर अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के कसीदे पढ़े। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है, तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों पर घिरी। 2G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला मनमोहन सिंह सरकार के लिए नासूर बने।
या कैग के जो प्रोजेक्शंस थे। इनमें से कितने मामले सिद्ध हुए, कितने नहीं, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी, सब ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पर ही घेरा और इसका फायदा चुनाव में दिखा भी। और यही वजह है कि 2024 चुनाव से पहले लाल किले से अपने इस कार्यकाल के आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। उन्होंने कहा कि देश को सबसे ज़्यादा नुकसान 3 वजहों से हुआ: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ या किस तरफ था। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। और अंत में प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बता दिया कि अगले लोकसभा चुनाव में वही चेहरा होंगे। इसका जिक्र उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में भी किया ही था। 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आप जानते ही हैं। मोदी ने कहा कि ये उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण है और अगले साल वो एक बार फिर लाल किले से भाषण देंगे। और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नरेंद्र मोदी का भाषण तो आपने सुन लिया। लाजमी है विपक्षी प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी, जो कि आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर तंज किया कि प्रधानमंत्री अगले साल झंडा तो फहराएंगे, लेकिन लाल किले से नहीं, अपने आवाज से। कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। खड़गे को लेकर एक खबर आज और चल गई। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान खड़गे की गैर मौजूदगी, नेता प्रतिपक्ष हैं वो राज्यसभा में। वीडियो चले जिनमें पहली सफ में खड़गे की खाली कुर्सी दिख रही थी। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की। कहा कि नरेंद्र मोदी का भाषण पीड़ितों की पीड़ा को स्वीकार करने और देश को एक साथ लाने के बजाय उनके खुद के बारे में था।
आत्ममुक्ता के आरोपों के साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ, अतिशयोक्ति और अस्पष्ट वादों से भरा हुआ बेतुका चुनावी भाषण दिया है। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था। कांग्रेस का आधिकारिक वर्जन हमने बता दिया। आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने भारत माता की हत्या की है। इसके बाद बहुत बवाल भी हुआ था। आज राहुल का बयान उसी बयान को जस्टिफाई करने जैसा रहा। उन्होंने लिखा कि मेरी भारत माता ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर भी नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय की आवाज़ है। पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने मणिपुर, भारत जोड़ो समेत वही बातें थीं उनके जो संसद वाले भाषण में भी थी। बाकी विपक्ष का क्या हाल है ये भी बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये मोदी का आखिरी भाषण होगा। 2024 में टीम इंडिया लाल किले से झंडा फहराएगी, दावा किया। उन्हीं की पार्टी के सांसद मनोज कुमार झा ने नरेंद्र मोदी के भाषण पर क्या कहा वो आपको हम सुनवा दे रहे हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूं, परिवारवाद ढूंढना है तो प्रधानमंत्री जी को अब किसी और दल में नहीं जाना है, अपने दल का ही विश्लेषण करना है, कैबिनेट से लेकर के संसद सदस्यों तक का। इतने प्रमाण और उदाहरण मिलेंगे कि प्रधानमंत्री जी सन्न रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण से भाइयों बहनों गया तो परिवारजनों की एंट्री हो गई। हालांकि परिवारवाद का पुराना नारा वैसा ही बुलंद रहा। परिवारवाद पर और पार्टियों ने क्या कहा, दूसरी पार्टियों ने, आप खुद सुन लीजिए। परिवारवादी वाली बात तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी के एक पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइफ में, तब अगर एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र किया। कहा मणिपुर और नूह की हिंसा से किसको फायदा हो रहा है और इन घटनाओं के साथ भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। सत्ता से विपक्ष तक किसने क्या कहा हमने आपको बता दिया। जाते जाते जश्न आज़ादी के मुबारक मौके पर हम आपका ध्यान एक मारक संवाद की ओर दिलाना चाहते हैं। ये संवाद है अमित मसूरकर की फिल्म न्यूटन से। आपने शायद देखी हो, नहीं देखी होगी तो आपको देखना चाहिए। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अंजलि पाटिल, रघुवीर यादव, संजय मिश्रा, ये सब लल्लन टॉप कलाकार हैं। इसी फिल्म में एक संवाद है राजकुमार राव के किरदार न्यूटन कुमार और इलेक्शन इंस्ट्रक्टर बने संजय मिश्रा के बीच। क्या बात हो रही है? संजय का किरदार न्यूटन से पूछता है कि आइजैक न्यूटन ने दुनिया कैसे बदली। छूटते न्यूटन बोलता है ग्रेविटी, ऑप्टिक्स।
इसके बाद संजय का किरदार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलता है, कहता है न्यूटन ने ज़मीन आसमान सबका फ़र्क मिटाया। न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि ज़मीन का कानून अलग है, आसमान का अलग, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का अलग, राजाओं के लिए अलग कानून, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग। लेकिन फिर न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत है। कुदरत के सामने सब बराबर हैं, क्या राजा क्या भिखारी। न्यूटन ने दुनिया की जिस कल्पना की इबारत लिखी, बाद में डेमोक्रेसीज ने उसे ही अपनाया, किसी ने पहले किसी ने बाद में, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सब बराबर हैं। दुनिया में, देश में दो लोग कितने भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में आज़ादी के दिन से ही सब लोग बराबर हैं। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, हम या आप, सबका वोट एक है। लेफ्ट से प्रभावित आप हो सकते हैं, राइट से हो सकते हैं, या ए पॉलिटिकल हो सकते हैं। लोकतंत्र में खुद को अभिव्यक्त करने का माप एक ही है और बराबरी जितनी अधिकार में है उतनी कर्तव्य में भी है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज का दिल एलन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनी आज़ादी का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।